दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी या फिर हम बात करें ममलुक डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में एक टर्म आता है कि सबसे पहली मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी। यहाँ पे डायनेस्टी का मतलब है राजवंश, जिन्होंने शासन किया। तो ये सवाल आता है कि सबसे पहली मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी इन इंडिया। तो उसमें नाम आता है स्लेव डायनेस्टी का या फिर ममलुक। स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी दोनों एक ही टर्म है, तो नाम अलग अलग है। यहाँ पे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि स्लेव और ममलुक दोनों में क्या फर्क है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी टर्म्स है स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, जैसे मैं बात करूं कौन कौन जो शासक है वो आया, क्या उसका टाइम पीरियड रहा, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। साथ ही इस पूरे टर्म्स को विथ एक स्टोरी पैटर्न में एज अ ब्रीफ हम इस पूरे टर्म को समझने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये टर्म है ना स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी, 1206 से लेके 1290 तक का जो ये डायनेस्टी पीरियड है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हो तो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि आखिर स्लेव डायनेस्टी जो है या फिर ममलुक डायनेस्टी जो है, इसका मतलब क्या है। स्लेव और ममलुक के दोनों वर्ड का मतलब क्या है। देखो, स्लेव का मतलब तो आपको सीधा सा पता होगा गुलाम, और ममलुक का भी जो मतलब है वो गुलाम होता है। इजिप्शियन लैंग्वेज में ममलुक वर्ड यूज किया जाता है गुलामों के लिए। तो स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुलाम वंश। और ये जो गुलाम वंश है ये चला था 1206 से लेके 1290 तक, मतलब टोटल 84 इयर्स का जो टाइम पीरियड रहा जिसमें स्लेव डायनेस्टी चली और गुलाम वंश का राज रहा। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पृथ्वीराज, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, और यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा, जो विलन है वो कौन होता है, मोहम्मद गौरी। तो अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो इनका जो साम्राज्य है ना वो काफी जगह फैल रखा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये गौरी एम्पायर है, जो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे हो। तो ये सब क्या है, ये गौरी एम्पायर है। अगर मैं आज की डेट में इनका नाम लूं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंक्लूडिंग जो दिल्ली वाला पोर्शन है, स्पेशली ये जो टर्म आप देख पा रहे हो ये हो गया। और साथ ही कुछ जो बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, कुछ जो बंगाल का यहाँ पे एरिया है, वो भी जो गौरी एम्पायर है इसी में कंटेन था। तो गौरी का जो एम्पायर है वो काफी ज्यादा बड़ा था। अब होता क्या है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। अब जैसे कि अगर हम हिस्ट्री देखें, पृथ्वीराज मूवी देखें, तो उसमें हमें बताया जाता है कि श्री पृथ्वीराज चौहान जी जो है उन्होंने जो है उन्हें मारा था। और इसके ऊपर काफी और भी बातें हैं, कुछ कहते हैं कि उन्होंने नहीं मारा, कुछ कहते हैं कि ये असैसिनेटेड हो गए, कुछ विद्रोही दल था उनके थ्रू। तो ये एक अलग बात है, इसको हम साइड रखते हैं। हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि 1206 में जो है मोहम्मद गौरी, जिनको आप पृथ्वीराज मूवी में देखते हो, उनका जो है हत्या हो जाती है। अब क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, जिनका जो पूरा नाम है वो क्या है, मुइज़-उद-दीन मोहम्मद इब्न साम, तो ये इनका पूरा नाम होता है। और यहाँ पे इनको हम बोलते क्या है, मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गौरी, या फिर शॉर्ट में लोग गौरी भी बोलते हैं इन्हें, और मोहम्मद ऑफ गौर। अब यहाँ पे इनकी जो डायनेस्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, गौरिद डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई इनकी जो राज्य है या फिर मैं बात करूं जो उनके डायनेस्टी है वो काफी जगह फैली रहती है। अफगानिस्तान में भी है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी एरिया कवर हो रखा है, इंडिया का भी एरिया कवर हो रखा है, और यहाँ पे जो है बंगाल का जो एरिया वो भी कवर हो रखा है। तो ये पूरा जो है वो पहले क्या था, एक एम्पायर था। अब इनकी अचानक से जब डेथ हो जाती है 1205 एंड या 1206 में, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, मतलब कोई वंश चलाने के लिए इनका पुत्र वगैरह नहीं होता। तो देखो उस टाइम पे होता क्या था कि जो राजा वगैरह हो गया या फिर शासक जो हो गया, वो दासों को खरीदते थे। अब जो दास होते थे वो बच्चे के रूप में खरीदा जाता था उस टाइम पे, फिर उन्हें तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है कि लड़ाइयाँ कैसे करनी है, तलवारबाजी, धनुष विद्या वगैरह, ये सब चीजें। तो मोहम्मद गौरी ने भी काफी सारे दास खरीद रखे होते हैं, और क्योंकि जो दास है उन्हें छोटे से पाल पोस के बड़ा किया जाता है, तो उनसे जो एक वो रिलेशन है वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के जो मेन 4 यहाँ पे गुलामों की हम बात करते हैं। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने कुतुब मीनार का जो नाम है वो सुना होगा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो जो कुतुब मीनार से रिलेटेड जो मेन आता है फाउंडर कौन है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है।
तो एक गुलाम जो मोहम्मद गोरी के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दे दिया जाता है दिल्ली साम्राज्य। हम क्या देखते हैं यहाँ पे टोटल 4 साम्राज्य हैं, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और एक बंगाल। तो यहाँ पे जो दिल्ली वाला पोर्शन है जो कि अभी के टाइम में इंडिया में है, तो वो दे दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन क्या है, बंगाल का, तो वो दिया जाता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये दूसरे उम्मीदवार होते हैं, यानी कि दूसरे गुलाम होते हैं जिनको बंगाल वाला हिस्सा संभालने के लिए दे दिया जाता है। फिर जो तीसरे यहाँ पे है वो क्या है, नासिर उद्दीन कबच्चा, ठीक है, तो इनको दे दिया जाता है मुल्तान, जिसे हम आज के डेट में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। इसके बाद एक और गुलाम है जो कि है ताज उद्दीन यल्दूस, इन्हें कौन सा दे दिया जाता है, इन्हें दे दिया जाता है गजनी, जो कि अभी कहा है अफगानिस्तान में। तो बेसिकली जो गोरी साम्राज्य है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, और जो इनके दास हैं यानी कि जो इनके गुलाम है उनमें इन्हें विभाजित कर दिया जाता है। तो अब आप एक पॉइंट समझना कि यहाँ पे क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी की। तो स्लेव मतलब क्या हुआ, गुलाम। और ये जो चारों नाम आप यहाँ देख रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो गया, नसीरुद्दीन का बच्चा, ताजुद्दीन यल्दूज, तो ये चारों क्या है, मोहम्मद गोरी के स्लेव्स हैं, ठीक है, या फिर क्या बोले हम इनको, ममलुक बोले। तो इनके थ्रू अब ये जो राज्य है वो आगे बढ़ रहा है, इनके थ्रू क्या है, अब ये राजवंश आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, गुलाम वंश, यानी स्लेव के द्वारा अब राज्य किया जाएगा, और उसी राज्य को हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आप लिस्ट देखते हो दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो बाकी तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया, तो वो अलग हम उसको साइड कर देते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की, जो कि प्रॉपर इंडियन रीजन से आप ले लो। तो दिल्ली सल्तनत की जो यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी है वो शुरू होती है सबसे पहले कौन सी, स्लेव डायनेस्टी। और इसमें जो सबसे पहले शासक होते हैं वो कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रखुद्दीन फिरोज, ये सब कौन है इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है हमें माइंड में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें 1206 में अधिकार मिलता है और 1210 तक ही ये राज्य कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि पहले शासक है तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअल में है कौन। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये क्या है, ये एक तुर्किस्तान के निवासी थे और इनके माता पिता तुर्क थे। तो अगर ये सवाल आपके पास आता है कि कुतुबुद्दीन क्या थे और वहां पे ऑप्शन रहता है, तो कुतुबुद्दीन क्या थे, तुर्क थे। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि उस समय दास व्यापार का प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। अब इस पॉइंट को समझना, देखो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने राजा हो गए या फिर जो राज्यपाल वगैरह हो गए, तो वो लोग क्या करते थे कि दासों को खरीद लेते थे, और क्योंकि वो जो दास है वो बच्चे के रूप में खरीदे जाते थे, तो फिर उन्हें शिक्षा दी जाती थी, एक प्रशिक्षण दिया जाता था और एक लंबा टाइम पीरियड रहता था, तो वो काफी लॉयल यानी कि वफादार भी होते थे। तो दास व्यापार जो चल रहा था उसमें क्या करते थे कि बच्चों को पकड़ के बेच दिया और एक महंगे दाम में उसे बेच देते थे। तो वो दास व्यापार बहुत ही चलता था और लोग भी इसे बहुत फायदेमंद मानते थे, क्योंकि इसमें बच्चों भी जो है, जो बहुत ही गरीब श्रेणी के बच्चे हैं, उनका भी फायदा हो जाता था कि भाई उन्हें शिक्षा भी मिल गई, प्रशिक्षण भी मिल गया, और राजा के पास मेन दासों में उसकी काउंटिंग हो रही है और राजा के पास उसे काम भी मिल गया, तो इसलिए इसे लाभदायक माना जाता था। अब दासों को देखो मैंने बताया कि क्या दी जाती थी, उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो राजा के लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथ फरोख्त मतलब बेचना, ठीक है, एक लाभदायक धंधा था। अब देखो यही सेम चीज होती है बालक कुतुबुद्दीन के साथ, इनके साथ भी यही होता है। इन्हें भी बचपन में क्या है कि एक दास के रूप में बेच दिया जाता है, लेकिन इन्हें मोहम्मद गोरी को नहीं बेचा जाता। सबसे पहले इन्हें किसे बेचा जाता है, एक व्यापारी को। और व्यापारी क्या करता है उसके बाद फिर और पैसा मतलब बेनिफिट मिल जाए उसे, तो वो क्या करता है, निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, ठीक है, किनको बेचा जाता है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया जाता है। अब जो अब्दुल अजीज है जिन्होंने कुतुब को यहाँ पे खरीदा होता है, तो वो उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और उन्हें हम बात करें जो सैनिक प्रशिक्षण हो गया कि हथियार कैसे यूज करने हैं, या फिर हम बात करें धार्मिक प्रशिक्षण, प्रार्थना अजान वगैरह कैसे बढ़ी जाती है, तो वो सब चीजें इन्हें यहाँ पे
सिखाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि जो ये अब्दुल अजीज है जिन्होंने यहाँ पे कुतुब को खरीदा होता है, तो जब उनकी मौत हो जाती है यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो पुत्र हैं वो दोबारा से कुतुब को बेच देते हैं। और इस बार जब उन्हें बेचा जाता है तो वो खरीदे किसके द्वारा जाते हैं, वो खरीदे जाते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा। अब देखो यहाँ से शुरू होती है मेन स्टोरी। अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो कि उस टाइम के शासक है, तो उन्होंने इन्हें खरीद लिया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि उन्हें पहले से प्रशिक्षण मिल रहा था, जिन्होंने उन्हें लास्ट टाइम खरीदा, तो उनसे प्रशिक्षण भी मिला था और कुतुबुद्दीन ने सैनिक प्रशिक्षण भी किया था, तो उनमें युद्ध के प्रति पहले से ही कुशलता थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साहस है या कर्तव्य निष्ठा की बात करें, स्वामी भक्ति की बात करें, तो इससे मोहम्मद गोरी बहुत ही प्रभावित थे। और इतने प्रभावित थे कि उसे शाही अस्तबल जो कि घोड़े साल जो हम कह लें उसे, तो उन्हें उसका अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि एक सम्मानित पद था उस टाइम पे। अब होता क्या है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा होता है, तो उसमें राजपूत राजा श्री पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाने के बाद ऐबक की जो प्रशंसा है वो काफी ज्यादा होने लगती है और उन्हें उसके बाद सूबेदार नियुक्त किया जाता है और वो दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा ध्यान दें तो आप ये समझ गए कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कैसे जो है वो गुलाम बने और क्यों इन्हें गुलाम वंश का जो सबसे पहला अगर हम बात करें कि इन्हें दिल्ली क्यों मिली, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है वो इनकी स्वामी भक्ति से भी काफी ज्यादा खुश थे और ये उन सभी जगह पे बिल्कुल एक कुशल सेना अध्यक्ष के रूप में अपने आप को साबित कर चुके थे। तो एक तरीके से मोहम्मद गोरी इनको काफी प्रशंसा भी करते थे और ऑलरेडी इन्हें सूबेदार नियुक्त कर चुके थे दिल्ली, लाहौर और कुछ अन्य क्षेत्रों के। सो आई होप कि कुछ बेसिक टर्म तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। अब जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स में बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। वो इनका टाइम पीरियड है 4 साल का। 1206 में इनको शासन मिलता है और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी मृत्यु कैसे होती है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हें एक टाइटल मिला होता है। वो टाइटल क्या होता है? लाख बख्श का। अभी लाख बख्श क्या है? तो देखो, लाख बख्श इज यूजुअली रिफर्ड टू दोज हु गिव अवे प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टू द नीडी एंड पुअर। आसान भाषा में बात करें तो ये जो है ये काफी दानी स्वभाव के होते हैं। जो जरूरतमंद लोग हुए उनकी ये काफी ज्यादा मदद करते थे और काफी जो पैसा है उसे वो दान में दिया करते थे। यही कारण था कि इन्हें जो टाइटल है वो मिला था लाख बख्श का। तो ये सवाल आता है कि हु गॉट द टाइटल ऑफ लाख बख्श इन स्लेव डायनेस्टी? तो सीधा सीधा आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था कुतुब उल इस्लाम, एक मॉस्क्यू है दिल्ली में। तो वो जो कंस्ट्रक्शन करवाया वो किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके साथ ही यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि जो ये मॉस्क्यू है दिल्ली में वो कुछ इस तरीके का दिखता है। साथ ही इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी बनवाया है और ये कहाँ बना है? अजमेर में। ये कहाँ पे? अजमेर में। जो मॉस्क्यू वो कहाँ है? दिल्ली में। और अगर हम बात करें 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ है? वो है अजमेर में। जिसकी जो फोटो है वो ऑन स्क्रीन आपके सामने है, यही है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये भी किन्होंने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके साथ ही जो कुतुब मीनार, एक फेमस हम देखते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार, जो कि अपनी लंबाई के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। तो जो कुतुब मीनार भी है उनके भी जो फाउंडर है वो बोल दे हम, या फिर हम ये बोले कि उसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू कराया, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन जरूर शुरू करा है कुतुब मीनार का, लेकिन कुतुब मीनार पूरा इन्होंने नहीं बनवाया। कई बार एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं कि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और वहां पे 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी होगा और इल्तुतमिश भी होगा। तो आंसर उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं इल्तुतमिश होगा। तो इल्तुतमिश के बारे में भी आप पढ़ने ही वाले हो, तो ये ध्यान रहे कि इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया है, या फिर फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि इनके डेथ रीजन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनका शासनकाल जो है वो रहता है 1210 तक, और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कहा यह जाता है कि 1210 में होता क्या है कि ये घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहे होते हैं, जिसको उस टाइम पे चौगन बोला जाता है। तो अभी आप देखते हो, अगर आप टीवी वगैरह पे देखोगे, पोलो सर्च करोगे अगर आप गूगल पे, तो घोड़े पे बैठ के बॉल को ये शॉट करने वाला गेम होता है। तो उसी टाइम पे उसे चौगन बोला जाता था। वो गेम खेल रहे थे और घोड़ा गिर जाता है, और क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अगर आप अदर सोर्सेस में देखो तो कुछ लोग का कहना यह भी है कि उस टाइम पे क्या है कि एक कुंवर साहब थे जिनको फांसी दी जा रही थी, और जो घोड़ा जिसपे वो बैठे थे, तो हुआ यह था कि भाई क्योंकि उसे फांसी दी जा रही थी कुंवर साहब जी को,
तो वहां पे क्या हुआ कि घोड़े की आंखों में आंसू आ गए और घोड़े ने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा दिया और उसकी छाती पे मार मार कर उसे जान से मार दिया और कुंवर शाह को लेके वहां से भाग गया। तो एक स्टोरी ये भी बताई जाती है, बट बेस्ड ऑन विकिपीडिया या बेस्ड ऑन जो एक इंफॉर्मेशन लिखी है उसके थ्रू जो बताया जाता है वो ये है कि चौगन खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। अब यहाँ पे जो हमारा पहला टर्म है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका जो शासनकाल है वो है 1206 से 1210, ये हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं दूसरे सुल्तान पे, जो कौन है? आराम शाह। अब ये आराम शाह कौन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आराम शाह दिल्ली का दूसरा शासक होता है। सबसे पहली बात, आराम शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का दूसरा शासक है और ज्यादातर लोग ये बोलते हैं उस टाइम पे कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो वारिस माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि आराम शाह जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। हालांकि इसकी प्रॉपर पुष्टि नहीं की जाती, कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सच है कि आराम शाह उनका बेटा था। तो इस वजह से क्या है कि उसे गद्दी पे बिठा दिया गया, क्योंकि और कोई जो बैठने वाला, अगर हम बात करें, कोई वारिस उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसे गद्दी पे बिठा दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आराम शाह है इसकी बात ही मानते नहीं थे कि भाई यही वारिस है। तो होता क्या है कि इसका जो शासन काल है वो सिर्फ 6 महीने का ही रहता है। यहाँ पे आप देखो कि आराम शाह जो है वो केवल 6 महीने तक ही राज कर पाता है, क्योंकि आराम शाह की जो हत्या है वो इल्तुतमिश कर देता है। यहाँ पे जो तीसरा शासक बनता है स्लेव डायनेस्टी का वो होता है इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश है कौन? तो ये इल्तुतमिश होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, इसको भाई ये बात पछती नहीं कि ये जो आराम शाह है ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं है और इसने गद्दी हत्या ली। तो अब ये क्या करते हैं, इल्तुतमिश ये इनसे कर लेते हैं युद्ध और आराम शाह को मार देते हैं और उसके बाद इल्तुतमिश अगले शासक बन जाते हैं। तो यहाँ पे आराम शाह का भी टॉपिक खत्म। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। और बिलीव मी कि इल्तुतमिश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं पूरी बात करूं ना पूरी दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश स्टार्टिंग फेज से अगर हम देखें तो इल्तुतमिश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे हम बात करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें इल्तुतमिश के एक्चुअल नाम की, तो इनका नाम होता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के तीसरे शासक बनते हैं। पूर्व शासक आराम शाह, जैसा कि मैंने बताया, जिन्हें ये बोला जाता था कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे हैं, ये सोच के इन्हें सत्ता दे दी जाती है, इन्हें शासक बना दिया जाता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो इनकी हत्या कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इल्तुतमिश कौन है? जो पहले शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके कौन है? दामाद है। अब अगर आप इल्तुतमिश की भी अगर जीवनी देखो, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, इनकी भी जो थोड़ी सी बायोग्राफी है कि इन्हें भी खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो जिस तरीके से हमने देखा जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको खरीदा था मोहम्मद गोरी ने, और ये जो इल्तुतमिश है इन्हें खरीदा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये भी क्या हुए? गुलाम हुए। तो इस गुलाम वंश की जो रीति आगे चल रही थी इसको एक और नई लहर दे देते हैं इल्तुतमिश। पहली बात तो ये गुलाम थे और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक से इनका डायरेक्ट रिलेशन भी था क्योंकि उनके दामाद भी थे। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना कि तुर्की राज्य संस्थापक में अगर हम बात करें जो स्लेव डायनेस्टी है, इसमें अगर दिल्ली सल्तनत की नींव किसी ने मजबूत की तो वो कौन है? इल्तुतमिश। इन्हें सबसे कारगर शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वो इन्होंने मजबूत की। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी है इनका शासन काफी बड़ा था। इनका शासन भाई अफगानिस्तान में भी फैल रखा, पाकिस्तान में भी फैल रखा, बंगाल में फैल रखा और इंडिया में भी दिल्ली वगैरह जो दिल्ली सल्तनत है वो कवर किया हुआ है। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो इनकी जो सल्तनत है वो 4 जगह बढ़ जाती है। एक हिस्सा मिला कुतुबुद्दीन को, फिर मोहम्मद बिन बख्तियार को, फिर इसको, फिर इसको। तो यहाँ पे जो इल्तुतमिश है जब वो शासक बनते हैं तो सबसे पहली चुनौती जो उनको मिलती है वो मिलती है उन 2 शासकों के द्वारा जिन्हें मुल्तान या फिर गजनी, यानी कि मैं बात करूं पाकिस्तान अफगानिस्तान मिला हुआ था, ताजुद्दीन यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा। तो इन दोनों से जो है इनको सबसे पहले खतरा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इल्तुतमिश के खिलाफ रहते हैं और ये जो है वो दिल्ली सल्तनत को हथियाना भी चाहते हैं। जो अगर हम बात करें, ये जो हो गए ताजुद्दीन यल्दोज या फिर मैं बात करूं नसरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों जो है वो इल्तुतमिश के खिलाफ रहते हैं। तो ये पहले 2 प्रतिद्वंदी आ गए। तो इल्तुतमिश जो है वो सबसे पहले तो भाई यल्दोज के साथ जो है वो तराइन के मैदान में युद्ध करते हैं, जिसमें जो है वो यल्दोज यानी कि जो ताजुद्दीन यल्दोज है उसकी जो है वो हार हो जाती है। और उसकी हार के बाद गजनी के किसी शासक ने दिल्ली की सत्ता पर अपना दावा पेश नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखो कि एक लेवल पे हम बात करें, जो 4 जगह बटा था मोहम्मद गौरी का जो सल्तनत है, तो उसमें से एक सल्तनत पे तो इन्होंने जीत हासिल कर ली।
अब बचा दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा। तो सन 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाजा के विरुद्ध कूच किया, ठीक है, मतलब इनके साथ भी इनका युद्ध हो गया और इस युद्ध में भी जीत किसकी हुई? इल्तुतमिश की। हालांकि आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो मैंने जो पूरा ये फॉर्मेट बनाया वो इसी पोर्शन में कि अगर आपको नोट्स भी क्रिएट करने हैं तो आपके नोट्स भी इसके साथ बनते रहे। तो यहाँ पे क्या है कि इल्तुतमिश जो है वो उसका पीछा करते हुए मंसूरा नाम जगह पर पहुंचा जहां उसने कुबाचा को पराजित किया। तो कुल मिला के आसान भाषा में क्या है कि जो दो और शासक थे ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों इसके मेन प्रतिद्वंदी थे, मतलब इनसे इन्हें खतरा था इल्तुतमिश को और इन्हें इन्होंने हरा दिया, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है इल्तुतमिश को। हालांकि जो मेन फाउंडर है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो शासन को बढ़ा नहीं सके क्योंकि ना उनके पास ज्यादा टाइम था, एक बहुत ही कम पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इल्तुतमिश होता है जो दिल्ली सल्तनत की रेंज को भी बढ़ाता है और एक लंबे टाइम तक शासन भी करता है, क्योंकि इनका टाइम आप देखो 1211 से 1236 का टाइम है, मतलब लगभग 25 साल का टाइम है। इतने टाइम तक ये शासन करते हैं और उसके साथ ही कई नियम, कई नीतियां ये लागू करते हैं, उन्हें चलाते हैं। तो इल्तुतमिश जो है वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने अरबी सिक्के चलवाए? वो थे इल्तुतमिश। ये भी एक सवाल आप ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने जो सिक्के चलाए, एक चांदी का था जिसे टका बोला जाता था और एक तांबे का था जिसे जीतल बोला जाता था। और इनके वेट की हम बात करें तो लगभग 175 ग्राम इनका वेट था। इसके साथ ही मैं बात कर रहा था कुतुब मीनार की। मैंने भी आपसे कहा था कि अगर ये सवाल आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार या हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर सवाल ये रहता है कि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, वो कौन है जिसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया, तो उसका जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश, ठीक है। तो जो उनके दामाद है उन्होंने ही कुतुब मीनार का जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको कंप्लीट कराया। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ना एक बहुत ही बड़ा काम किया था और इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले भी है। वो क्या है? चहलगान, चहलगानी बोल लो, आप चहलगान बोल लो, जो कि 40 गुलामों का हम बोल लें या फिर 40 मेंबर्स का जो है वो एक समुदाय था। और ये जो समुदाय है इसका जो मेन काम था ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रमुख, तो प्रमुख ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब मान लो ये जो 40 नोबल्स है, इन्हें बाद में ऐसा लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है प्रजा को, ये जो राजा है वो ठीक नहीं बैठ रहा या कोई और दिक्कत है, तो ये एक्शन अटेम्प्ट करवा सकते थे। ये चाहते तो उस राजा को बदलवा सकते थे। तो इनके पास कुछ खास पावर्स थी। तो ये जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं चहलगानी, इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स थे जिसके बिहाफ पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकते थे। तो ये एक सवाल आता है कि हु इनिशिएटेड चहलगान ग्रुप, तो वो भी किसने किया? इल्तुतमिश ने। सो आई होप कि ये सब टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की जो डेथ है वो हो जाती है 1 मई 1236 की। आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी ने इल्तुतमिश की भी हत्या कर दी और नया शासन अपना लिया? ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना पूरा शासनकाल जो है वो शासन किया और जो उनकी मौत है यानी कि जो उनकी डेथ है वो होती है बीमारी के थ्रू। जब वो बामियान अभियान पे जा रहे थे तो आक्रमण के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश जो है बीमार हो गए। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई और अंततः 30 अप्रैल 1236 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां तक का पॉइंट एक बार आप अपने माइंड में रिवाइंड और क्लियर कर लीजिए कि इल्तुतमिश जो है वो कौन था और इल्तुतमिश ने क्या क्या चीजें जो है वो अप्लाई की, जैसे कि चहलगान हो गया या और भी जो टर्म्स है वो सारी चीजें क्लियर। अब जो इसके बाद हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बच्चों की तो इल्तुतमिश के काफी बच्चे थे, ठीक है, लेकिन मेनली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मेनली 4 बच्चों के नाम यहाँ पे दिखाए जाएंगे। एक है नसीर उद्दीन महमूद, एक है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक है रजिया सुल्तान, एक है मुइजुद्दीन बहराम। तो मेनली यहाँ पे राजा के 4 बच्चे आपको शो किए जाएंगे अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो। हालांकि उनके बच्चे और भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट समझना आप क्या है, इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। आगे का जो शासन है वो डिपेंड करता है इन पे। नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो ये राजा का यानी कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था। अब होता क्या है कि जो इल्तुतमिश है वो चाहते थे इसे अगला शासक बनाना, लेकिन 1229 में जब ये बंगाल में थे तो वहां पे इनकी हत्या हो जाती है, ये असैसिनेटेड हो जाते हैं, वहां पे इनकी हत्या हो जाती है। अब इनकी हत्या के बाद इल्तुतमिश को बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि और किसी बेटे में उन्हें वो वाली बात नजर नहीं आती जो कि एक अच्छा शासक साबित हो सके।
तो जो इल्तुतमिश है वो ये चाहते थे कि जो उनकी बेटी है रजिया सुल्तान, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा किसी सीरियल के थ्रू या फिर यूट्यूब पे किसी वीडियो के थ्रू, तो रजिया सुल्तान जो कि पहली मुस्लिम सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की, तो इनके बारे में भी बात करते हैं। तो जो इल्तुतमिश है वो चाहते थे रजिया सुल्तान को शासक बनाना। प्रॉब्लम तो आपको पता है कि भाई मुस्लिम हो गया, इस्लामिक टर्म जो है वो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई फीमेल्स के लिए ज्यादा प्रोटोकॉल्स है, उनको राज कैसे करने दें, उनके नीचे हम सब लोग को काम करना पड़ेगा एक महिला के अंडर में। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन चल रहा था। तो हालांकि जो इल्तुतमिश की इच्छा थी वो थी रजिया सुल्तान को शासक बनाना, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा है उसकी 1229 में हत्या हो जाती है। तो अब बचे मेनली कितने, 3 बच्चे यहाँ पे हैं जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं, हालांकि बच्चे इनके और भी हैं। तो यहाँ पे देखो इनकी इच्छा थी कि ये किसको राजा बनाए, शासक किसको बनाए, रजिया सुल्तान को। लेकिन जब इनकी मौत हो जाती है तो जो चहलगान हो गए या फिर मैं बात करूं जो प्रमुख हो गए, चीफ प्रमुख जो हो गए, वो किसको चुनते हैं, वो चुनते हैं रकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि रजिया सुल्तान का हाफ ब्रदर यानी कि सौतेला भाई होता है। तो इसको जो है वो शासक बना दिया जाता है। अब इनसे रिलेटेड हम बात करते हैं कि ये जो रकनुद्दीन भाई साहब है ये है कौन और इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शुरुआत में मैंने एज ए नोट्स यहाँ लिख दिया कि इल्तुतमिश के बाद उनका छोटा बेटा रकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो दिल्ली का नया शासक बनता है, जो कि सिर्फ 1236 मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि 1236 में ये भाई साहब आता है और 1236 में ही ये निकल लेते हैं। अब इनका शासनकाल आप देखो मई 1236 से लेके नवंबर 1236 यानी कि लगभग 6 से 7 महीने का ही शासनकाल इनका हो पाता है। अब इनके बारे में जरा पॉइंट समझना। देखो जो रकनुद्दीन है उसे शासक तो बना दिया, लेकिन वो एक कमजोर शासक था। क्यों था, क्योंकि भाई उसका ध्यान शासन पे या फिर शासन को आगे बढ़ाने में नहीं था। उसका ध्यान ज्यादातर रहता था मौज मस्ती में या फिर शराब में या फिर आप अय्याशी समझ लो, तो इन सब चीजों में उसका ज्यादा ध्यान था। और अगर हम बात करें जो शासन है उसको जो कंट्रोल करने का टर्म है वो था शाह तुर्कान, जो कि रकनुद्दीन की माँ थी। शाह तुर्कान कौन है, रकनुद्दीन की माँ है। तो ये कंट्रोल करती थी और ये थी बहुत ही तानाशाह। तो इससे जो प्रजा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब इससे क्योंकि परेशान थी तो होता क्या है कि जो प्रमुख है वो एक अलग फैसला लेते हैं और रजिया सुल्तान भी जो है वो अपने आप को नए शासक के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी। तो प्रॉब्लम हमारे सामने यहाँ पे क्या आती है कि यहाँ पे रजिया सुल्तान शासक कैसे बने जबकि यहाँ पे रकनुद्दीन फिरोज शाह ऑलरेडी शासक है। तो जो रेबल्स होते हैं मतलब जो विद्रोही होते हैं उनके संबंध में रकनुद्दीन जो है वो बाहर की तरफ जाता है, जिसमें क्या है कि रजिया सुल्तान वो जो जनता है जो प्रजा है उसको मोटिवेट करती है, समझाती है उन्हें कि अगर आपको शाह तुर्कान से बचना है तो आप मेरी साइड लो, मैं आपके लिए अच्छा करूंगी। तो एक हिसाब से रजिया सुल्तान जो वो अभी सबकी फेवरेट है। तो होता क्या है कि शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद जब रकनुद्दीन फिरोज शाह भी जब वापस आ रहा होता है विद्रोही से लड़के, तो रजिया जो है वो क्या करती है, इसे भी कैद करवा लेती है। और इसके कुछ टाइम बाद इन दोनों की, शाह तुर्कान जो कि रकनुद्दीन की मां है और रकनुद्दीन जो है, इन दोनों की हत्या हो जाती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि रजिया ही इनकी हत्या करती है या किसी से करवाती है, बस इतना समझिए कि इसके बाद इसको कैद हो जाती है और फिर उनके कुछ टाइम बाद उनकी हत्या हो जाती है। अब जैसे कि हमें पता चलता है कि भाई रकनुद्दीन की अब हो चुकी है हत्या, तो इसके बाद कौन बनती है नई शासक, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक होती है। और जिसके शासक बनने के बाद एक अलग ही तहलका समझ जाता है, क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक जो फीमेल है वो शासक बनेगी और वो पूरा शासन चलाएगी, वो हम पे राज करेगी। तो अब रजिया सुल्तान की बारी होती है, उसे अगला शासक बनाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो होता है लगभग 4 साल का, 1236 से 1240 का टाइम रहता है इसका, जिसमें राज करती है। और इससे रिलेटेड काफी डेप्थ हिस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादा तो नहीं, बट हम इतने टर्म्स की बात करेंगे कि रजिया सुल्ताना की जो हिस्ट्री है वो आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि रजिया सुल्तान का पूरा नाम क्या है, तो भाई इनका नाम है जलालात उद्दीन रजिया, ये इनका मेन नाम है। और इतिहास में जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। अब रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी, जिनका जो समय काल है वो कितना था, 1236 से 1240 ईस्वी तक। अब देखो जो रजिया है उसने काफी नाम बटोर लिया था, जैसे मैंने बताया भाई पहली महिला शासक बन चुकी थी। तो जितना इन्होंने नाम बटोरा उसके साथ साथ इनके अलग अलग विद्रोही भी तैयार हो गए, क्योंकि काफी लोग को ये बात पसंद नहीं थी कि भाई दिल्ली सल्तनत जिसका एक नाम था उस पर एक महिला शासक कर रही है, एक महिला शासन कर रही है। तो ये बहुत लोग को बर्दाश्त नहीं था, जिसके उपलक्ष्य में
काफी लोग विरोध करना चाहते थे। तो यहाँ पे देखो आगे की जो स्टोरी है कि रजिया सुल्तान का जो दमन है वो कैसे होना शुरू होता है, इसकी कहानी हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रजिया सुल्तान जो है उसका एक सलाहकार होता है। सलाहकार मतलब समझ लीजिए अब जैसे कि एक सेना अध्यक्ष हो गया, सेनापति हो गया, जिससे आप राय विचार कर रहे हो। तो रजिया का एक सलाहकार होता है जो कि होता है याकुत। ठीक है, क्या नाम है? याकुत। द नहीं है, त है, याकुत। तो एक सलाहकार होता है याकुत। तो काफी लोग जो है, अब जाहिर सी बात है कि जब एक फीमेल मेल, खासकर उस टाइम पे जब ज्यादा बातचीत होती है तो लोग अलग अलग मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसमें कितना सच है या झूठ ये आप या मैं डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ड ऑन हिस्ट्री ये कहा जाता है कि काफी लोग ये कहते हैं कि रजिया और जो याकूत जो उनके सलाहकार थे वो आपस में प्रेमी थे, मतलब उन दोनों का अफेयर चल रहा था, ऐसा कहते हैं। तो याकूत की अगर हम बात करें, जिसका पूरा नाम होता है जमात उद्दीन याकूत, क्या रहता है पूरा नाम? जमात उद्दीन याकूत, वो एक हबसी था। ठीक है, और रजिया का सलाहकार था। तो रजिया जब भी किसी एक नए एक्शन मूवमेंट पे बात करती तो इनसे सलाह विचार करती और ज्यादातर टाइम इन्हीं के साथ स्पेंड करती थी। तो यहाँ पे एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था क्योंकि प्रजा इस बात को लेकर अलग अलग बातें बना रही थी, जिससे उनके छोटे भाई जो प्रमुख वगैरह हो गए सब इस बात को समझते थे और बोलते थे कि भाई ये बात तो काफी ज्यादा फैल रही है और इसमें जो सल्तनत है, जो गुलाम वंश है, ममलुक वंश है, इसकी काफी बेइज्जती हो रही है। तो इस बात से कोई भी खुश नहीं था। हालांकि जो रजिया थी वो इस बात को डिनाई करती थी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये एक बड़ा सा पॉइंट चल रहा था उनके शासनकाल में। इसके बाद होता क्या है, भटिंडा के जो राज्यपाल होते हैं, जिन्हें गवर्नर बोल लो आप इंग्लिश में, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नाम है अल्तुनिया। तो यहाँ पे जो भटिंडा के राज्यपाल होते हैं मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, वो क्या करते हैं कि और दूसरे जो राज्यपाल है उनके साथ मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि भाई रजिया का जो राज्य है या फिर शासन है वो हमें मंजूर नहीं है। तो वो उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो याकूत है, जो कि रजिया का सलाहकार होता है याकूत, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो रजिया है वो युद्ध भी हार जाती है, जिसके बाद रजिया को बंदी बना लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट को और समझना है, ये भी कहा जाता है कि जो अल्तुनिया है वो रजिया को काफी पसंद करता था, मतलब बेस्ड ऑन एडमायर, काफी एडमायर था उससे। तो अल्तुनिया जो है वो रजिया से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब रजिया बंदी बन जाती है तो वो अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती है, क्योंकि उसके पास बचने का और कोई चारा नहीं होता, या तो उसे पूरी जिंदगी बंदी बन के गुजारनी पड़ती या फिर अल्तुनिया से शादी करके वो आगे मूव ऑन करती। तो इसलिए उसने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली। और यहाँ तक का मैटर जो है वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भटिंडा से लेके यहाँ पे अल्तुनिया तक की क्या स्टोरी यहाँ पे चली है। अब देखो जब ये भटिंडा से लेके अल्तुनिया के ये जो युद्ध चल रहा है, शादी चल रही है, जो भी बातचीत, जो भी समझ लो, इस बीच में जो रजिया का भाई है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखा था नसीरुद्दीन महमूद, जिनकी 1229 में मौत हो जाती है। उसके बाद रकुद्दीन जो है वो गद्दी संभालता है, फिर रजिया सुल्तान बन जाती है। इसके बाद बचा कौन जिसकी मैं बात करने वाला था, मुइज़-उद-दीन बहराम। तो यहाँ पे जब ये पूरा मैटर चल रहा है भटिंडा से लेकर रजिया की शादी तक का, इस बीच में जो रजिया का ये भाई है मुइज़-उद-दीन बहराम शाह, ये सिंहासन हत्या लेता है। मतलब वैसे भी अगर उसके शासन में हम देखें तो ये बात चली रही थी कि भाई रजिया जो है उसका याकूत के साथ चक्कर चल रहा है, वो शासन, काफी लोग बोल रहे हैं कि महिला जो वो सही से शासन नहीं कर सकती। तो अलग अलग बातें चल रही थी, ठीक है, वहां पे मैनिपुलेशन चल रहा था सही तरीके से। तो इसके बाद जो रजिया का भाई है मुइज़-उद-दीन बहराम शाह, वो क्या करता है, सिंहासन हत्या लेता है और अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए रजिया और उसके जो पति है अल्तुनिया, अब वो क्या करते हैं, बहराम से युद्ध करने, मतलब ये जो इनके भाई है बहराम, इनसे युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। जिस युद्ध में जो रजिया है उसकी हार हो जाती है। इस युद्ध में क्या होता है, रजिया की हार हो जाती है और ये कहा जाता है कि उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। अगले दिन वो कैथल पहुंचते हैं, जहां उनकी सेना उनका साथ छोड़ देती है, पता नहीं किस रीजन से, पर उनका साथ छोड़ देती है और वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे जाते हैं। अब इस पे भी अलग अलग पॉइंट है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा है, कुछ ये कहते हैं कि भाई वो दोबारा हमला करने आती है, फिर वहां पे कोई किसान उनको मार देता है, कोई ये कहता है कि उन्हें बंदी बना लिया जाता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है। तो डेथ पे हम कुछ यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले, इन पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला आपका। बस आप इतना समझिए कि जब हार होती है
रजिया और उसके पति अल्तुनिया जब बहराम शाह से युद्ध करते हैं तो उसमें उनकी हार हो जाती है, और जिसके बाद कैथल में 14 अक्टूबर 1240 में दोनों मारे जाते हैं। मतलब वहां से इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि रघुद्दीन फिरोज का भी यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, रजिया सुल्तान का भी यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, और अब शुरुआत होती है किसकी? मुइजुद्दीन बहराम शाह की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह की, जिनका टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है, 1240 से लेके 1242 तक का ही समय होता है इनका। अब देखो जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है वो क्या है? इल्तुतमिश का बेटा है और रजिया का भाई है। कैसा भाई है? हाफ ब्रदर है, सौतेला भाई। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब रजिया को अल्तुनिया द्वारा कैदी बना लिया जाता है तो जो 40 प्रमुख है जो मैं बता रहा था इल्तुतमिश ने जो बनाया था चहलगान, उसके समर्थन के साथ खुद को जो मुइजुद्दीन बहराम है वो खुद को क्या कर लेता है? राजा घोषित कर देता है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो सुनने में आपको काफी मजा आएगा। देखो यहाँ तक तो जो है उसने शासन हथिया लिया, अब वो शासक बन गया, ठीक है भाई, लेकिन जो मुइजुद्दीन है वो एक कमजोर शासक साबित हुआ। अब देखो जो चहलगान है उसके पास राइट है कि वो इसे भी हटा सकता है। तो यहाँ पे जो मुइजुद्दीन है वो अब टेंशन फ्री था कि भाई अब रजिया को भी मार दिया, उसके ऊपर वाला रुकनुद्दीन भी नहीं है, अब मैं उससे शासन कौन खरीदेगा? तो ये मजे में शासन करने में लगे हुए भाई साहब। तो यहाँ पे देखो इसका ध्यान जो मौज मस्ती में, अय्याशी में ज्यादा था। तो जिन प्रमुख यानी कि ये जो चहलगान वाले जो लोग हैं, जो 40 प्रमुख हैं जिन्होंने उसका समर्थन किया था, अब वो खुद अव्यवस्थित होने लग गए थे, वो खुद उसकी जो गद्दी है उससे खुश नहीं थे। और इसके बाद क्या होता है कि 1242 में मुइजुद्दीन की अपने ही सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई। अब जाहिर सी बात है भाई, सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई या करवा दी गई जो भी है, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह भी जो है उनकी 1242 में हत्या कर दी जाती है, और जिसके बाद इनका भी जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। और इसके बाद जो नए शख्स आते हैं वो होते हैं गुलाम वंश के अगले जनरेशन वाले पर्सन, जो कि है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब देखो बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह है कौन। तो ये है जो मुइजुद्दीन बहराम शाह जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हीं के भतीजे हैं। कौन है? उन्हीं के भतीजे हैं। तो आप यहाँ देखो मुइजुद्दीन बहराम शाह की मृत्यु के बाद जो प्रमुख यानी कि चीफ लोग हैं उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बना दिया, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश के बाद जो आया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसका जो शासन है वो रजिया द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये जो अलाउद्दीन मसूद है वो क्या है? उसी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा है, यानी कि ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है या फिर रजिया है उनका क्या है? भतीजा है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अलाउद्दीन प्रमुखों के लिए कठपुतली जैसा था। अब ये जो अलाउद्दीन मसूद है, जो चीफ है, चहलगान है, उन्होंने इसे बना तो दिया, लेकिन अब वो उनके इशारे पे चल रहा है, इसके पास खुद का माइंडसेट नहीं है, मुझे क्या करना है आगे नहीं करना है, कुछ नहीं है, तो उनके कठपुतली के हिसाब से चल रहा था। साथ ही मनोरंजन और शराब, तो यहाँ पे इनका भी ध्यान मनोरंजन में था, शराब में था, अय्याशी में था, और जिसकी वजह से ये काफी बदनाम भी था। इसके बाद 1246 तक इनका जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो 4 साल का है, तो 1246 तक अलाउद्दीन को मरवा दिया जाता है और उसकी जगह नसीर उद्दीन महमूद शाह को नया शासक बना दिया जाता है। अब आपके दिमाग में नया सवाल आता है कि ये जो नसीर उद्दीन महमूद शाह है ये कौन है? ये है इल्तुतमिश का बेटा। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने बताया कि नसीरुद्दीन शाह जो है उसकी तो डेथ हो गई, तो ये दोबारा पैदा कैसे हो गया? देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला कि जो इल्तुतमिश है उनके और भी बच्चे थे, ठीक है, लेकिन मेनली जो कंसिडर किया जाता है, जैसे आप वहां देखते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको इन चारों का ही नाम मिलता है। अब जिस नसीरुद्दीन महमूद की मैं बात कर रहा हूं वो है वो बेटा जिनका जन्म ही 1229 के आसपास में हुआ है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका जन्म क्या हुआ है? 1229 के आसपास है, और इसका जो डेथ है वो हुआ है 1229 के अप्रोक्स में। तो ये भाई साहब जब मरे हैं उसके बाद उनका जो है वो जन्म हुआ है, तो उनकी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सुल्तान के जो दरबारी इतिहासकार है, मतलब इल्तुतमिश के डेथ के बाद की बात है, तो इल्तुतमिश तो खुद इसका सत्यापन नहीं कर सकते, तो जो उनके दरबारी इतिहासकार हैं जो कि उनके बारे में लिखा करते थे, एक नोवेल कह लो आप या फिर एक किताब कह लो, जो कि है मिनाज़ शिराज द्वारा लिखित तबकाए नसीरी, उसमें ये कहा जाता है कि जो नसीरुद्दीन महमूद है वो इल्तुतमिश का ही बेटा है। मतलब ये जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है जो कि 1246 से 1266 20 साल का जिसका टाइम पीरियड रहता है, वो कौन है? वो इल्तुतमिश का ही बेटा है। ये कहा जाता है कि नसीरुद्दीन का जो जन्म है वो 1229 से 30 के बीच में होता है, और ये दिल्ली के
कश्तरबाग गार्डन कैसल में हुआ था। अब देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी ये है, क्योंकि मैं ब्रीफ में तो ज्यादा चीजें लिख नहीं सकता, आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते और नोट डाउन करते हुए भी। स्टोरी ये है इसके पीछे की कि ये कहा जाता है इस किताब के थ्रू जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें ये कहा जाता है कि जो ये नसीरुद्दीन महमूद शाह है, इनका जन्म होता है 1229 से 30 के टाइम में, और जो इल्तुतमिश है उनका सबसे ज्यादा जो लगाव होता है वो होता है अपने बड़े बेटे से, और उससे कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि 1229-30 में इनका ये हुआ है और 1228 से 29 के अप्रॉक्स में ही उनका असैसिनेशन यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके गम में, या फिर समझ लो कि उसे याद करने के रूप में या उनकी याद दिलाता है, ऐसा कुछ जो भी आप समझना चाहो समझ लो, उसी चक्कर में इसका भी जो नाम है वो रख देते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह, सेम उसी के नाम पे। और क्योंकि ये जो नाम है वो सिमिलर है, तो काफी लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई ये जो है ये इल्तुतमिश का बेटा नहीं, ये नसीरुद्दीन महमूद का बेटा है। तो आपको पता है कि अब जैसा इतिहास में लिखा है हम तो वैसा ही आपको बताएंगे। कहने के लिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट बेस्ड ऑन विकिपीडिया जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बेस्ड ऑन जो अदर सोर्सेज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी माँ इल्तुतमिश की मिस्ट्रेस थी, यानी कि इस वाले नसीरुद्दीन महमूद की शाह की अगर हम बात करें तो ये इल्तुतमिश की मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस का मतलब आपको अच्छे से पता है, मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा इस नाम को, तो यहाँ पे मिस्ट्रेस का आप सर्च कर लेना। तो वो उनकी मिस्ट्रेस थी। और अगर मैं पहले नसीरुद्दीन महमूद शाह की बात करूं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले शासक थे उनकी बेटी थी, तो दोनों में फर्क आप देख लो। तो उसके बेटे का जो शासनकाल के दौरान, यानी कि हम बात करें इस नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 के दौरान, क्योंकि इनकी मां मिस्ट्रेस थी तो इनके ऊपर काफी बातें भी होती थी, तो इनको एक टाइटल दिया जाता है मलिकाए जहां। क्या टाइटल दिया जाता है? मलिकाए जहां की उपाधि इनको दी जाती है। नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम उनकी मां को क्या उपाधि दी जाती है? मलिकाए जहां की। अब यहाँ पे देखो, एक शासक के रूप में अगर हम नसीरुद्दीन महमूद शाह की बात करें तो ये बहुत ही धार्मिक थे, मतलब इनका ज्यादातर जो टाइम है वो हम बात करें प्रार्थना में जाता था। और इनका जो इतना शासनकाल इतना लंबे समय तक चल गया, ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे शासक थे, तो इनका जो शासनकाल है जो 20 साल तक चला, वो चला किसकी वजह से? गयासुद्दीन बलबन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस बात को समझ लो आप कि स्लेव डायनेस्टी में दो लोग का नाम सबसे ज्यादा है, एक है इल्तुतमिश और एक है गयासुद्दीन बलबन। तो इनके बाद गयासुद्दीन बलबन ही है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, जो गयासुद्दीन बलबन है वो नसीरुद्दीन महमूद शाह के क्या है? ससुर है। तो यानी कि नसीरुद्दीन महमूद शाह क्या है? इसके दामाद है। तो एक तरीके से ये भी क्या है? प्रॉपर रिलेशन है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो इनका राज्यपाट संभालते थे। और इनकी एंट्री भी कैसे हुई, जब अभी आप इनकी बायोग्राफी देखोगे ना तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, 18 फरवरी 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो अगला शासक है, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है उसका कोई वारिस नहीं था, तो उसके बाद सब लोगों ने सोचा, या फिर मैं बात करूं जो चहलगान है, प्रमुख है, उन्होंने सोचा कि अगला शासक किसे बनाया जाए, तो वो है गयासुद्दीन बलबन। और इन गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस वाले टर्म को ज्यादा अच्छे से देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ध्यान देते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले रिटर्न में समझ लेते हैं, फिर मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखो, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके जो नए शासक जो बनते हैं वो कौन है? वो बनते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो कि मैंने बताया नसीरुद्दीन के क्या है? ससुर है। क्या है? ससुर है। और उन्होंने शासन संभाला। लेकिन जो गयासुद्दीन बलबन है ये एक्चुअल में थे कौन? देखो, इनकी जरा हिस्ट्री देखो आप। गयासुद्दीन बलबन, इसका वास्तविक जो नाम है वो क्या था? बहाउद्दीन था। और बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास यानी गुलाम के रूप में बेच दिया था। देखो, सेम वही टर्म है। इल्तुतमिश को भी गुलाम के तौर पे बेचा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुलाम के तौर पे बेचा गया, और यहाँ पर जो ये है गयासुद्दीन बलबन, जिनका एक्चुअल नाम बहाउद्दीन है, उन्हें भी दास के रूप में बेच दिया गया। और जो सुल्तान इल्तुतमिश है, जो कि सब मेन रियल फाउंडर बोले जाते हैं इल्तुतमिश, उन्होंने ही गयासुद्दीन बलबन को खरीदा था। ये देखो, सुल्तान इल्तुतमिश ने उस पर दया करके उसे मोल ले लिया था, मतलब कि इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को खरीदा था, यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन है वो क्या थे? इल्तुतमिश के गुलाम थे। अब इल्तुतमिश जो है वो गयासुद्दीन की स्वामी भक्ति से बहुत खुश थे। सुल्तान ने उन्हें चहलगान के दल में भी सम्मिलित कर लिया। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये खुद भी जो चहलगान, जो 40 लोगों का एक समुदाय जिसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, उसके भी ये क्या थे? एक सदस्य थे, यानी कि एक मेंबर थे।
और इनकी लाइफ में इनका काफी स्ट्रगल रहा है। मतलब अगर आप ये देखो कि शुरू से लेके इन्होंने अपनी मेहनत से कितने अलग अलग पोस्ट अचीव किए हैं। देखो पहले तो आपने देखा कि इल्तुतमिश जो है वो उनकी स्वामी भक्ति से बहुत खुश थे, जिनसे खुश होकर इन्हें चहलगान के एक सदस्य में भी नियुक्त कर दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जब रजिया का शासनकाल चला, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया और उसके बाद कौन आया, रजिया। तो जब रजिया का शासनकाल आया तो उसमें जो इनकी नियुक्ति है वो अमीर शिकार के पद पर हुई। किस पद पे हुई, अमीर शिकार के पद पे। तो अमीर शिकार का पद किसको मिला, गयासुद्दीन बलबन को, रजिया सुल्तान के राज्यकाल में। इसके बाद हम देखते हैं कि रजिया को किसने सक्सीड किया था, यहाँ पे बहराम ने। रजिया के बाद कौन आया, बहराम ने। तो उन्होंने क्या किया था, रेवाड़ी और हांसी के जो क्षेत्र हैं वो प्रदान किए थे और अमीर आखुर का पद दिया था गयासुद्दीन बलबन को। किसका पद दिया था, अमीर आखुर। तो रजिया ने कौन सा पद दिया, अमीर शिकार, और बहराम ने कौन सा पद दिया बलबन को, अमीर आखुर का पद दिया। इसके साथ ही जो नसीरुद्दीन महमूद जो कि उनके दामाद थे गयासुद्दीन बलबन से, जिनका पहले शासन था, नसीरुद्दीन महमूद जो कि उनके दामाद थे, उन्होंने क्या किया था, इन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोल लो, मुख्यमंत्री बोल लो, उसके पद पर इन्हें नियुक्त किया था। तो यहाँ पे पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ये कि किसने उन्हें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, वो थे नसीरुद्दीन महमूद। तो रजिया के शासनकाल में कौन सा पद, अमीर शिकार। बहराम के शासनकाल में कौन सा पद, अमीर आखूर। और नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर अमीर हाजिब। ये आप याद रख लो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, अमीर हाजिब का पद इन्हें मिला। अब इसके बाद अगर आप गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल को देखो, जो कि है 1266 से 1286, जो कि आपको दिखेगा 20 साल का, लेकिन कहा यह जाता है कि सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी का रहा है तो गयासुद्दीन बलबन का है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि इल्तुतमिश का है 25 साल का। देखो 1266 से 1286 का तो इनका मीन टाइम है, नंबर 1। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनके दामाद थे नसीरुद्दीन महमूद, उनके टाइम पे भी जो उनका शासन है वो चलाने का काम गयासुद्दीन बलबन ही करते थे। मतलब उस टाइम पे भी जो शासन है वो किसके हिसाब से चल रहा था, गयासुद्दीन बलबन के हिसाब से चल रहा था। यही कारण था कि वो अब तक सेफ था। अब देखो गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल को अच्छे से चलाया और अपने शासन को अच्छे तरीके से मजबूत रखा, मजबूती से कायम रखा। इसके साथ ही गयासुद्दीन ने कुछ एक्टिविटीज की है जिनका जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे गयासुद्दीन ने चहलगानी समुदाय को तोड़ा। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, चहलगानी क्या थी, जिसके खुद सदस्य थे, और चहलगानी किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। क्यों बनाई थी, ये 40 लोग का समुदाय था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव था दिल्ली सल्तनत का। मतलब ये अगर चाहे किसी भी राजा को पद से हटा सकते थे, ये चाहे किसी राजा को बोले ऐसा करना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो ये मेन थे। तो गयासुद्दीन ये समझ गए थे कि भाई ये मुझे कभी भी हटा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। तो इन्होंने सबसे पहले चहलगानी समुदाय को तोड़ा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई अब जो होगा वो राजा बोलेगा वो होगा, चहलगानी जो बोलेगा वो नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, चहलगानी को तोड़ा, पहले चीज। इसके बाद उन्होंने दीवाने अर्ज, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, अपनी जो आर्मी है उसको और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने दीवानी अर्ज, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसे स्टेबलाइज किया। साथ ही उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जो कि है ब्लड एंड आयरन। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अडॉप्ट की, तो वो भी किसने की, गयासुद्दीन बलबन ने। और एक आता है सिजदा एंड पैबोश, मतलब ये आप ये समझ लो कि एक तरीके से सम्मान देने वाला एक सेरेमनी आर्ट समझ लो आप इसे, या फिर एक ट्रेडिशन समझ लो। तो वो भी जो है वो किसने चलाया, वो चलाया गयासुद्दीन बलबन ने। तो यहाँ पे एक इन्होंने चहलगान समुदाय को तोड़ा, दीवाने अर्ज जो है वो स्टेबलाइज किया जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था। एक नीति अपनाई जो कि थी ब्लड एंड आयरन, जिसके थ्रू उन्होंने एक अलग माइंडसेट को सेट किया। साथ ही उन्होंने एक सेरेमनी ट्रेडिशन लॉन्च किया जो कि था सिजदा एंड पैबोस। साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा स्लेव डायनेस्टी का शासक है जिसे जिल्ले लाही का टाइटल मिला है। जिल्ले लाही, आपने वेलकम मूवी अगर देखी होगी तो उसमें एक आता है जिल्ले लाही। तो वो जो जिल्ले लाही जो टाइटल है वो किसको मिला है, वो मिला है गयासुद्दीन बलबन का, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की परछाई। तो वो जो खिताब है, वो जो टाइटल है, वो भी किसको मिला है, गयासुद्दीन बलबन को। अब देखो ये चीजें तो आप समझ गए कि गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल कैसा रहा, कहां से गयासुद्दीन बलबन की एंट्री हुई, कैसे उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, कैसे उन्होंने उस शासनकाल को चलाया। तो ये सब चीजें आपने देखी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन के बाद क्या हुआ, क्योंकि अब वो टाइम आने लग गया 1286 का, जब उनकी डेथ, मतलब कि क्योंकि उनकी एज भी काफी ज्यादा थी तो उनकी डेथ का भी टाइम आ रहा था।
तो उनको भी अब एक नया उत्तराधिकारी चाहिए था। तो देखो, बलबन के बेसिकली 2 बेटे थे, एक था यहाँ पे राजकुमार मोहम्मद और यहाँ पे जो इनका दूसरा बेटा था वो था बुगरा खान। तो यहाँ पे बलबन जिसे राजा बनाना चाहता था अपने बाद, जिसे शासक बनाना चाहता था, वो था इनका बड़ा बेटा। लेकिन होता क्या है कि 9 मार्च 1285 में मंगोलों के खिलाफ एक लड़ाई होती है जिसमें जो इनका बड़ा बेटा है वो मारा जाता है। अब बड़ा बेटा मारा गया है तो बात आती है दूसरे बेटे की, जो कि है बुगरा खान। तो लेकिन बुगरा खान जो है वो अनिच्छुक था, वो नहीं बनना चाहता था राजा। उसके पास जो भी वो कर रहा था, चाहे उसके पास बंगाल का राज्य था या जो भी था, वो उसमें खुश था, उसको यहाँ का शासक नहीं बनना था। इसलिए बलबन ने अपने पोते कैकसरू, जो कि बड़े बेटे का बेटा था, उसको उत्तराधिकारी के रूप में चुना। लेकिन जब बलबन की मौत होती है, जब बलबन की डेथ हो जाती है, तो जो उसके प्रमुख हो गए, जो चीफ्स हो गए, उन्होंने क्या किया कि कैकसरू को शासक ना बना के उन्होंने कैकुबाद, जो कि दूसरे बेटे का बेटा है, उसको सुल्तान के रूप में नामांकित कर दिया। अब जो कैकुबाद है वो बहुत ही कमजोर और असक्षम था और अंततः एक स्ट्रोक आने के कारण वो गिर गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद आगे कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसका जो 3 साल का बेटा था जिसका नाम था शमशुद्दीन क्यूमर, उसी को शासन पारित करना पड़ा, मतलब उसी को उत्तराधिकारी के रूप में बना दिया कि भाई जब ये बड़ा होगा तब ये जो है वो राज्यपाट संभालेगा, क्योंकि आगे कोई और वंश रह नहीं गया था। तो ये ऐसे चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि अंततः 1290 में जो उसके अभिभावक थे, जिसको उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका नाम था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और जिसके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, जो कि होता है खिलजी या खलजी, जो भी आप बोल लो, उस वंश की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1206 से लेके 1290 तक का टाइम था और कैसे जो है वो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का अंत होता है और उसके बाद जो अगला वंश होता है खिलजी वंश, जिसे हम जानते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है। सो आई होप कि दोस्तों ये जितने भी टर्म्स है, जितने भी शासक हैं, उनके बारे में आपको समझ में आया हो, जो भी टर्म्स है वो आपको क्लियर हुए हो। अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा और थोड़ा बोरिंग लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको, बट प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।